A very good morning everyone. So this is Sankat Mochim for General Awareness. So guys, आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं that is going to help in all competitive exam. That is the very base. मतलब name the competitive exam and this chapter becomes very important. And that is crispy chips of NCERT, the crux. तो हम लोग यहाँ पे NCERT का क्रक्स आपको इस लैंग्वेज में समझाने वाले हैं जो कि आपको क्लियर होगी, क्योंकि NCERT आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी पर कभी समझ में नहीं आती. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू. तो यहाँ पे हम लोग जिस कंटेंट के साथ आ रहे हैं, जो हमारी टीम ने इतनी मेहनत से इसको बनाया है हम लोगों ने मिल के, तो वहाँ पे वो जो कंटेंट है जो हम आपको डिलीवर करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द NCERT. एंड नॉट ओनली द NCERT, दैट इज द नोट्स इज सच जो मैं आपको लिखवाऊंगी, जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी, कि अगर आपने वो एक बार सुन लिया ना तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज समझने हम लोग सीधा जाते हैं बड़ी बड़ी बुक्स में, नहीं, यहाँ से बेस बनेगा. इसके आगे भी हम लोग एक सीरीज में आएंगे जो कि होगा NCERT डिटेलिंग, बट उससे पहले ये जो है जहाँ पे हम लोग आपको पूरा का पूरा समझाएंगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है चीज़ों का, कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे आगे प्रोग्रेशन होगा, ये सब हम आपको समझाएंगे. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल वी आर आस्किंग फॉर. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, संकट मोचम फॉर जनरल अवेयरनेस. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं आपको अगर NCERT समझाऊं, सबसे पहले देखिए, मैं ऐसे नहीं जा रही कि मैं आपको एक लाइन से समझा रही हूँ. मैं आपको एक, जैसे स्टोरी होती है ना डेवलप, पहले मैं आपको टाइमलाइन समझाना शुरू करूंगी कि टाइमलाइन, ब्रॉड टाइमलाइन कैसे होती है, उसके अंदर डिटेलिंग टाइमलाइन भी आपको मैं थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप आज कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, आपको अरेंज करने को आ जाता है, बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता है. ऐसा नहीं हो पाता है हम लोगों से कि एक तरफ से एक लाइन से नोट्स हो हमारे पास जो हमें समझ में आए. कोई चीज़ इधर होती है, माइंड में कोई चीज़ उधर होती है. तो उसी को सिंक्रोनाइज करते हुए, उसी को एक सिस्टम मिलाते हुए हम लोगों ने अपना आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करना है. तो यस, तो अगर सबसे मैं पहले बात करूँ तो इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मैं थोड़ा छोटी हो जाती हूँ. तो ये देखिए इंडियन हिस्ट्री, ठीक है. अगर मैं इसकी बात करूँ इंडियन हिस्ट्री की, तो मैं इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है. ये सबको पता है. सबसे पहले आ जाता है प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री, ठीक है. फिर क्या आता है बताइए? प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री, देखते जाइएगा अभी कैसे कैसे. दिस इज जस्ट लाइक मैजिक. इट इज गोइंग टू, आई एम अप्रिशिएटिंग दिस वेरी मच बिकॉज आई नो हाउ मच हेल्पफुल इट इज गोइंग टू बी. ओके, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है. हिस्टोरिकल पीरियड ये सबको पता है. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जाते हैं डिटेल में. तो अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूँ, मतलब जहाँ पे राइटिंग नहीं था, ठीक है, लिखावट नहीं थी, तो उस प्री हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा पास पेलियोलिथिक, ठीक है. पेलियोलिथिक एज. ओके, अब पेलियोलिथिक एज का क्या मतलब है? तो अगेन जो हम लोग सीरीज करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की, उसमें भी हम लोग पेलियोलिथिक एज को बहुत डिटेल में करेंगे. पर यहाँ पे अगर हम ब्रीफली समझ लें, जो कि हमारे GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेलियो मतलब ओल्ड एंड लिथिक मतलब स्टोन. तो ओल्ड स्टोन अगेन मतलब कि सबसे पहला जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे पेलियोलिथिक, ठीक है, पेलियोलिथिक एज. अगर इसका पीरियड देखा जाए तो अर्ली पीरियड, फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 8000 BC, ठीक है. फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 8000 BC. ये 8000 BC को आपको याद रखना है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि अचानक से ऐसा ट्रांजिशन नहीं होता है, बट अगर आपको मैं कहूंगी आपको कोई भी टाइमलाइन याद रखनी है तो आप यही वाला याद रखेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है. तो फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 8000 BC, क्योंकि GS में हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है. पेलियोलिथिक एज, ठीक है. फिर इसके बाद आ जाता है कौन सा? मिसोलिथिक. मिसो मतलब मिडल, ठीक है. पेलियो हो गया ओल्ड, मिसो हो गया क्या? लिथिक. अब ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं? पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक, फिर हम आएंगे नियोलिथिक में. तो यहाँ पे स्टोन या जो जो मतलब पहले पहले बहुत हैवी हैवी बोल्डर्स, बड़े बड़े, ठीक है. अगर आप हाथ भी देखिए, जैसे अर्ली ह्यूमन जो होते थे उनका जो पान देखेंगे तो उसमें इतना ग्रिप नहीं होता था, ठीक है, इतना प्रिसिशन नहीं होता था, ठीक है. देयर वाज नो प्रिसिशन, आई वुड से,
प्रिसिशन, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं होता था कि ऐसे जैसे हम लोगों का आज का हाथ है, ये इस पेन को मैं ऐसे पकड़ रही हूँ ना, इस पेन को मैं ऐसे पकड़ ले रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता था। उनके हाथ इतने ज्यादा ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं होते थे, ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं होते थे। तो वहां पे इसलिए वो लोगों को बहुत बड़े बड़े वो लोग बोल्डर्स के साथ काम करते थे, ठीक है। बोल्डर्स दे मारते थे एनिमल पे, वो मर जाता था, उसी को हंट करते थे, उसी से वो लोग खाना बना लेते थे। तो ये होता था। फिर जब थोड़ा थोड़ा जब ह्यूमन का भी इवोल्यूशन इस पीरियड के साथ अगर मैं ट्रेस करूं, तो यहाँ पे ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हो रहा है। और वहां पे हमको दिखता है क्या, कि मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा सा प्रिसिशन कब बढ़ता है, थोड़ा ग्रिप बढ़ता है। तो वहां पे थोड़े थोड़े छोटे से, ठीक है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े छोटे से मतलब कि वो बन जाते हैं। अब रहता तो बड़ा ही है, पर फिर भी थोड़ा सा कटिंग चॉपिंग इस तरह की चीजें मतलब बनने लगती हैं, थोड़ा सा ब्लेड की तरफ आने लगते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथ्स की तरफ आने लगते हैं। तो दैट इज मेसोलिथिक एज। एंड पीरियड अगर मैं देखूं तो 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक हमको हमारा मिसोलिथिक पीरियड दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ टाइमलाइन नहीं, मैं आपको चीजें भी समझा रही हूँ। तो अगेन दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, द अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट, अगेन एज आई से अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, तो दोज थिंग्स आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको हर चीज एक जगह मिल रही है। तो दैट इज देयर। एंड जैसे अभी मैंने बात किया कि शेप में चेंजेस आ रहे हैं, अब एक आता है क्यों, देखिए जब ब्रॉड चेंजेस आते हैं ना, तभी एज के नाम चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अब नया जो आने वाला है उसको हम नियोलिथिक एज कहेंगे, नियोलिथिक एज, ठीक है। अब ये जो नियोलिथिक एज है, नियो मतलब न्यू, ठीक है, न्यू स्टोन एज। तो नियोलिथिक एज की बात करूं तो मैं इसमें 4000 से 2500 बीसी तक, यहाँ पे मैं नियोलिथिक एज की बात करती हूँ। तो नियोलिथिक एज जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर, न्यू मतलब न्यू, समथिंग न्यू स्पिरिट। तो यहाँ पे आया क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ 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 क्या आया, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक तरह से, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी हमारी, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर हम देखें शिफ्ट जो हुआ है, यहाँ पे हमारा होने लगा थोड़ा थोड़ा सेडेंट्री लाइफ आने लगी। क्यों, क्योंकि खाना बनने लगा, ठीक है, एग्रीकल्चर होने लगा, तो आदमी एक जगह रह के सेडेंट्री लाइफ हमारा होने लगा, सेडेंट्री एग्रीकल्चर चलो सोसाइटी होने लगा, ठीक है। थोड़ा सा एक जगह आदमी बैठ के, कल्चर में भी हम ये देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी से इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे हल्का बहुत जैसे अगर देखा जाए तो भीम बेटका और ये सब होता था, जैसे कि अगेन एंथ्रोपोलॉजी में हम लोगों ने बात किया है ना, सर ने बताया उसमें कि कैसे भीम बेटका, पंचमरी, इन सब के बारे में बात किया। तो वो और यहाँ पे अगेन कंटिन्यू होगा पेंटिंग, बट थोड़ा सा यहाँ पे कल्चर में भी डिफरेंस आएंगे। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर आने लगा, एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन होने लगा एनिमल्स का। तो दैट काइंड ऑफ इवोल्यूशन यू सी। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं इसको ही, अगर मैं आपको जो नहीं पता होना है, मतलब कि अगेन आप कुछ डिटेल में नहीं जाना, जीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एज थी यहाँ पे, ये बारबरिक थी। और धीरे धीरे हम लोग बारबरिक मतलब अगेन की, मतलब कि बारबरिक इज अ नेगेटिव टर्म, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स या वेस्ट की तरफ के जो लोग हैं उसको बारबरिक कहते हैं, कि पुराने जो ये लोग थे, ये इन लोगों के पास कोई कल्चर नाम का कोई चीज नहीं था, ये लोग बारबरिक थे, मतलब कि एवे ही थे, ठीक है। और धीरे धीरे ये लोग सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट ठीक है, सिविलाइजेशन। पर ये जो डिस्टिंक्शन है ना, एंथ्रोपोलॉजी में भी हम जो पढ़ेंगे अभी, ये ऐसा नहीं है मैं एंथ्रोपोलॉजी का रेफरेंस दे रही हूँ तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, स्टोरी को समझिए, ठीक है। तो बारबरिक से सिविलाइजेशन की तरफ, बट ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो हर चीज को मैं देखूं तो वो अपने आप में एक तरह से एक रेवोल्यूशन खुद ही में ही है। तो इसलिए इस डिस्टिंक्शन को हम लोग काटेंगे, और ये कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जनरल एस्पेक्ट है, यही तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो पेलियोलिथिक, Mesolithic and Neolithic. Paleolithic old, Mesolithic middle and Neolithic new. Neolithic में क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। तो दीज आर द पीरियड्स। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की, ये हो गया प्री हिस्ट्री, यहाँ पे अभी तक राइटिंग। अब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब है, प्रोटो हिस्ट्री का ये मतलब है कि यहाँ पे जो राइटिंग है ना, जैसे जो कल्चर की बात करें उसमें जो राइटिंग नहीं है, डिसाइफर नहीं हो पा रही, राइटिंग नहीं है, ठीक है, पर दूसरे कल्चर ने इसका रेफरेंस दिया है, तो दैट इज प्रोटो हिस्ट्री, नॉट डिसाइफर्ड, ठीक है। तो दैट इज देयर। तो प्रोटो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ जाता है इंडस वैली
सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, या जिसको आप कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहला साइट वही था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी, ठीक है, 2500 बीसी से 1500 बीसी तक हमको दिखता है क्या, आईवीसी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आईवीसी। सील्स की बात करें, जो सील्स मिले हैं हम लोगों को, उसमें हमें दिखता है, तो ये सब हमारा आईवीसी या हड़प्पन। ये सील्स का भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर आ सकता है कि डिफाइन सील्स ऑफ आईवीसी, तो वो सब हम लोग जब डिटेलिंग करेंगे तब हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, जो आगे चैप्टर्स आएंगे इसके, ठीक है। बेस लेकिन बनाना यहीं से शुरू कर दीजिए हल्का हल्का, इसलिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रही हूँ। उसके बाद क्या आता है, वैदिक एज, ठीक है, वैदिक एज, वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमको वैदिक एज मिल जाता है। तो अगेन अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ तो पेलोलिथिक एज हमारी क्या आ गई, फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 8000, फिर 8000 से 4200, फिर 4000 से 2500 तक हमारी आ जाती है न्यूलिथिक एज। और उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो अगेन आईवीसी हड़प्पन, यानी 2500 से 1500, ठीक है, 2500 से 1500, और 2000 के आसपास उनका क्या था, मेच्योर फेज हुआ था। तो 2500-1500 में वो लोग अगेन डिक्लाइन की तरफ चले गए। वैदिक एज अगेन कैसे आर्यंस आ रहे हैं वहां से, ये सब थ्योरीज भी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ब्रॉड टाइम लाइन। तो वैदिक एज में अगेन 1500 से 600 तक हमारा वैदिक एज होता है, ठीक है। इसमें भी 1000 बीसी पे अगर मैं बात करूं तो आयरन की डिस्कवरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो 1000 बीसी आएगा, ये बीच में 1000 बीसी, तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। अब आयरन जब डिस्कवर हो जाएगा तो अगेन एग्रीकल्चर में और ज्यादा अच्छा होगा, और अच्छे से वो हो जाएगा। पर वहीं पे और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगी। जब आप एक जगह रहने लगते हो, कल्चर में डेवलप आते हैं, तो निगेटिव फोर्सेस भी आती है। तो अगेन द सिस्टम एंड द आइडियाज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो गेट्स रूटेड, ठीक है। तो 1500 से 1000 बीसी तक अगर मैं बात करूं तो ऋग वैदिक एज है हमारी, ऋग वैदिक एज, ठीक है। ऋग वैदिक एज 1500 से बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 1000 से लेके आपकी 600 बीसी तक, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ, तो 1000 से लेके 600 बीसी तक आपकी लेटर वैदिक एज है, ठीक है। तो लेटर वैदिक एज हमारी दिख जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली प्रोटो हिस्ट्री की अपनी, ठीक है। अब थर्ड में अगर बात करूँ, अगर मैं थर्ड बात करूं यहाँ पर, तो अब हमारे आ जाते हैं, हम हिस्टोरिकल पीरियड कब से मांगते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। जब राइटिंग डिसाइफर्ड भी है, हम लोगों को पूरा नॉलेज भी आ रहा है, तो कि कैसे क्या था, मतलब एग्जैक्ट हम लोग बता सकते हैं। तो हिस्टोरिकल पीरियड अगेन यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एंशंट, एंशंट इंडिया, ठीक है। एंशंट इंडिया जो कि आ जाता है कब से, 600 बीसी। जब अगेन वैदिक एज खत्म हुई तो 600 बीसी से लेके 712 एडी तक हमारा आ जाता है क्या, एंशियंट इंडिया। नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं ना, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो वही हम लोग बात करें तो एंशियंट अगेन, तो हर्षवर्धन के एम्पायर तक, ठीक है, एंशियंट हो गया। फिर आती है हमारी मेडिवल, मेडिवल, ठीक है। मेडिवल एज, तो ये कब से हो रही है, अगेन 712 एडी से लेके हमारी हो रही है 1707 एडी तक। अगेन औरंगजेब, जब औरंगजेब का डिक्लाइन होने लगता है, औरंगजेब यानी मुगल एम्पायर का जब पतन होने लगता है, तब हम लोग आ जाते हैं मेडिवल में, ठीक है। अब मेडिवल के बाद अगर हम बात करें मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न, तो मॉडर्न हमारा आ जाता है 1707 एडी से लेकर टिल कब तक बताइए, तो टिल प्रेजेंट। भैया अभी भी तो हम लोग मॉडर्न ही है, हम लोगों को भी तो आगे 100 साल में मॉडर्न, मतलब हमको भी तो इसी पीरियड में लिखा जाएगा ना, हमारी भी हिस्ट्री लिखेंगे ये क्या क्या हो रहा था, फोर्थ रेवोल्यूशन आ रहा था, अब तो फिफ्थ रेवोल्यूशन की हम लोग बात करने लगे हैं। एआई वगैरह में लोग थे, मतलब कि दिमाग खराब हुआ हुआ था सबका। तो ये सब बात हम लोगों का आगे 100 साल के बाद हमारे बारे में भी लिखा जाएगा, ठीक है। फॉसिल्स में भी अगेन वही जो एक चला नहीं था मीम, सेल्फी लेते हुए फोटो आएगी, कि सेल्फी लेते हुए हम लोगों ने फोटो डाल, वो हमारे मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे उसमें हम ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, ये भी बात की जा रही है कि अभी हम लोग इरेक्ट खड़े हैं ना, सीधे से खड़े हैं, आगे जाके हम लोगों का थोड़ा सा ढांचा जो है वो इस तरह से झुकने लगेगा, ठीक है, सिर की तरफ से। क्यों, क्योंकि हमेशा हम नीचे मुंह करके मोबाइल को देखते हैं,
ठीक है, तो ये चेंजेस हमारे कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स में एंटर कर जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगेन डार्विन। ठीक है, तो ये सब चेंजेस हमारी बॉडी में आ जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा स्क्रीन टाइम जो है, अच्छा चैनल देखिए, जैसे कि अगेन आई एम प्रमोटिंग माई चैनल, तो संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, फालतू के जो शॉर्ट्स वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा देखने लगते हैं, थोड़ा सा लेस इन दैट टाइम। ठीक है, पढ़िए स्टैंडर्ड का लेकिन। तो हिस्टोरिकल पीरियड एंशंट 600 बीसी से 712 एडी। ठीक है, तो हर्ष एम्पायर, हर्षवर्धन एम्पायर। मेडिवल अगर बात करें तो अगेन 712 एडी से लेके 1707 एडी तक आता है, जिसमें अगेन मुगल्स का डिक्लाइन हमको दिखता है। फिर 1707 से अगेन राइस ऑफ स्मॉल स्टेट्स हमको दिखता है, मराठा एम्पायर हो गया, मैसूर वगैरह हो गया, तो ये सब का हमको राइस दिखता है। ठीक है, राजपुताना वगैरह का। और फिर उसके बाद टिल प्रेजेंट। ओके, अब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। इसको अगर मैं बात करूं तो एंशियंट इंडिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से ले आती हूँ एंशियंट इंडिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया। ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं बात करूं, मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगी, मैं इसको या तो नेक्स्ट वीडियो से बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तरह से आपको ब्रॉड टाइमलाइन यहाँ तक समझ में आ गई है। इसका नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो हमारा एंशियंट इंडिया को हम लोग और डिटेलिंग टाइमलाइन करेंगे। ठीक है, और हाँ, मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी इशू में कोई भी मतलब कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको प्लीज लिखिए और इसको ही समझिए, इसी टाइमलाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप ये जरूर क्वेश्चन उठेगा कि उस बुक में ये दिया हुआ है, उस बुक में ये दिया है, पर जो डेटा मैं आपको दे रही हूँ दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली हैव टू गेट इनटू। ठीक है, सो यस, आगे हम लोग एंशियंट इंडिया को डिस्कस करेंगे और एंशियंट इंडिया में कैसे कैसे बाइफर्केशन हुआ वो समझाते हुए फिर हम लोग मेडिवल मॉडर्न तक आएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग और भी प्रॉपरली उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। तो ये सब हम लोग इतना कंटेंट जो है वो क्रक्स में ही कवर कर देंगे, तो इसीलिए क्रक्स ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रक्स से क्या होता है कि आपको एक पूरा ओवर आर्चिंग पिक्चर के साथ साथ एक थोड़ा सा एस्पेक्ट समझ में आने लगता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत लोगों ने एनसीईआरटी के कोर्सेज भी किए होंगे, पर जो ये वीडियोस देख लेंगे ना, उनको वो अपने कोर्सेज भूल जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम गारंटिंग यू हियर। ओके, सो यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।